I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So today we are discussing the rest of some part of the anatomy of the larynx. So we have discussed the thyroid cartilage, and now we will start from the cricoid cartilage. So cricoid cartilage is a signet-shaped ring of the cartilage with a narrow anterior arch and a broad posterior lamina. The cricoid cartilage is situated at the level of the C6 vertebra and completely encircles the lumen of the larynx. It is considered as the foundation stone of the larynx, and the posterior surface of the lamina present a median ridge and two depressed areas on each side of the ridge. तो अगर हम cricoid cartilage देखते हैं तो ये हमें दिखाई देती है सिग्नेट शेप्ड जो इसकी जो शेप होती है सिग्नेट शेप यहाँ पे जो इसका एंटीरियर पोर्शन उसका छोटा होता है बजाय पोस्टीरियर पोर्शन के जो कि विड्थ में काफ़ी ज़्यादा होता है और ये जो एनसर्कल करती हैं पूरे जो ट्रेकिया को पूरी तरीके से सर्कल करती है। वहीं हमने थायराइड कार्टिलेज में देखा था कि वो एंटीरियर एंड साइड से वो उसको कवर कर रही है लेकिन पोस्टीरियरली वो कवर नहीं कर रही, बल्कि क्रिकोइड कार्टिलेज पूरी तरीके से इस लुमन को कवर कर रही है। हम अगर पीछे का पोर्शन में जाएं, इसका पोस्टीरियर पोर्शन में एक हमें मीडियल रिज दिखाई देती है और इसके साइड में टू डिप्रेशन दिखाई देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हमें दिखाई दे रहा है मीडियन रिज एंड टू डिप्रेस्ड एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं। इसे जो क्रिकोइड कार्टिलेज है हम समझते हैं इसके फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंक्स। ये है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स का फाउंडेशन स्टोन समझते हैं क्योंकि यही कार्टिलेज है जो पूरी तरीके से जो लैरिंजियल इनलेट है उसको कवर कर रही है और जो लुमन है उसको कवर कर रही है। बाकी जितने भी कार्टिलेज हैं इसके वो एक साइड से या कोई छोटी जगह को कवर कर रहे हैं। एपिग्लोटिक हम पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि किस शेप में होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि लीफ शेप में होती है हमारी एपिग्लोटिक, जो कि इसका जो ये पोर्शन है ये थोड़ा फ्री रहता है, जबकि यहाँ से ये जुड़ी हुई है थायराइड जो कार्टिलेज है उससे जुड़ी हुई होती है। It is a leaf-like structure and extended up to the behind the hyoid bone and the base of the tongue. जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका एक्सटेंशन होता है हाइड बोन की तरफ और बेस ऑफ द टंग तक इसका एक्सटेंशन होता है। इट इज हैज ए ब्रॉड अपर एंड इज दैट इज फ्री एंड फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ द लेरिंजियल इनलेट। जो इसका जो ब्रॉड एंड होता है, जो लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं जो पीछे का पोर्शन है वो इसका फ्री है और जो लेरिंजियल इनलेट है उसका अपर बाउंड्री बनाता है। वाइल द लोअर एंड जो स्टॉक लाइक होता है, अगर लीफ का एक स्टॉक देखते हैं जो एक टेनिस से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही इसका जो लोअर एंड होता है स्टॉक लाइक होता है, पॉइंटेड होता है और ये जो थायराइड जो कार्टिलेज है उससे जुड़ा हुआ होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस से और एक लिगामेंट से जिसको बोलते हैं थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। The anterior surface of the epiglottic is connected with the base of tongue by median and lateral glossoepiglottic folds. तो अगर हम यहाँ पे जो इसका ये सरफेस है एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस, ये टंग का जो बेस है वहाँ से टू फोल्ड से जुड़ा हुआ होता है जिसको मीडियन एंड लेटरल फोल्ड कहते हैं। तो ये जो लिगामेंट है, ये जो फोल्ड है, ये फॉर्मेशन हुआ है दोनों के बीच में, टंग एंड एपिग्लोटिक जो कार्टिलेज है उसके बीच में, तो हम इसको बोलेंगे क्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। The depression on each side of the median fold is called vallicula. तो जो डिप्रेशन होता है मीडियल जो फोल्ड है, अगर एक इसके अंदर से जो जुड़ा हुआ है मीडियन फोल्ड से टंग की तरफ, तो एक डिप्रेशन कोर्स होता है दोनों तरफ से और उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं वेलिकुला। The posterior surface of the epiglottic present is tubercle in its lower part. जो posterior portion है यहाँ पे इसका एपिग्लोटिक का, वहाँ पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। यहाँ मीडियन फोल्ड लेटरल फोल्ड से टंग से जुड़ी हुई होती है।
तो अगर ये पोर्शन अगर थोड़ा सा ऊंचा है तो यहाँ पे 2 डिप्रेशन कोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलिकुला। तो हमारा जो ये एपिग्लोटिक जो कार्टिलेज है लीफ शेप्ड होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ होता है थायराइड कार्टिलेज के पीछे वाले सरफेस से, जिसको हम बोलते हैं थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट। और जो इसका आउटर सरफेस होता है, जो बाहर का पोर्शन होता है, ये टंग के बेस से जुड़ा होता है, 2 फोल्ड से जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड से, और जिससे एक डिप्रेशन फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं वेलिकुला। और यहाँ पे अगर इस एपिग्लोटिक कार्टिलेज के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ट्यूबरकल दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिक ट्यूबरकल। अब हम बात करते हैं एरिथ्रोइड कार्टिलेज की। ये पेयर्ड कार्टिलेज है जो कि आर्टिकुलेट करता है लेटरल पार्ट ऑफ द अपर बोर्ड ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसके अपर बोर्ड से ये आर्टिकुलेट करता है, क्योंकि ये जस्ट उसके ऊपर सिचुएटेड होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस फोटो में, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है और जो एरिथ्रोइड कार्टिलेज है जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये पिरामिडल शेप होती है। जब शेप पिरामिडल होगी तो हमारे पास होगा अपेक्स, बेस एंड थ्री सरफेस। थ्री सरफेस होंगे पोस्टीरियर, एंटीरोलेटरल एंड मीडियल। एंड इसके 2 प्रोसेसेस होंगे जिसको बोलते हैं मस्कुलर एंड वोकल प्रोसेस। हम एक बार देख लेते हैं इस पिक्चर में। ये मस्कुलर प्रोसेस है, पिरामिडल शेप के रहेगा तो हमें अपेक्स एंड बेस एंड थ्री सरफेस दिखाई देंगे। यहाँ पे जो वोकल प्रोसेस यहाँ है और मस्कुलर प्रोसेस यहाँ पे है। अगर हम यहाँ इसकी सिचुएशन को देखते हैं, इसकी लोकेशन को देखते हैं, हमें वोकल प्रोसेस यहाँ एंटीरियरली हमें दिखाई देगा एंड मस्कुलर प्रोसेस जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है हमें इस तरीके से शो करेंगे। Muscular process projects laterally and backward, whereas the vocal process is direct forward. The base of the arytenoid cartilage is concave and articulate with the upper border of the lamina of the cricoid cartilage. जो बेस होता है ये कॉन्केव होता है हमें, और ये कॉन्केव शेप हमें दिखाई दे रही है। ये जो अपर पार्ट ऑफ द जो लेमिना होता है क्रिकोइड कार्टिलेज का, वहाँ से आर्टिकुलेट करता है। बेस इज प्रोलॉन्ग्ड एंटीरियरली टू फॉर्म द वोकल प्रोसेस। ये हम देख चुके हैं कि वोकल प्रोसेस फॉर्मेशन करता है, और लेटरली ये फॉर्मेशन करता है मस्कुलर प्रोसेस का। अपेक्स से जो कर्व्ड होता है पोस्टीरियर मीडियली एंड आर्टिकुलेट विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो पोस्टीरियर मीडियली मतलब जो पीछे की तरफ थोड़ा मीडियली ये झुका हुआ होता है, और यहाँ पे जो एरिथ्रोइड कार्टिलेज है, जो उसके ऊपर की जो कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, उससे ये जुड़ा हुआ होता है या आर्टिकुलेट करता है। तो हम बात करते हैं अब कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की। तो हम एक बार इसका पिक्चर देख लेते हैं। दीज आर द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो एरिथ्रोइड कार्टिलेज के ऊपर होता है। हम ये देख पा रहे हैं कि पेयर में होता है। जब एरिथ्रोइड कार्टिलेज पेयर में है तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी पेयर में है। These are small conical nodules which articulate with the apices of the erythroid cartilage. They are directed posterior medially and lies in the posterior part of the aryepiglottic folds. वहीं हम cuneiform cartilage की बात करें, they are tiny rod-shaped cartilage। इन जो cartilage है cuneiform cartilage, इनकी जो shape होगी rod shape होगी, lying in the posterior part of the aryepiglottic fold just above the corniculate cartilage। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रॉड शेप्ड होती है, और जस्ट जो इसका लोकेशन होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के ऊपर होता है। तो इनकी शेप बिल्कुल ये रोड शेप होती है। अब हम बात करते हैं लैरिंजियल जो कार्टिलेज है उसके टाइप्स क्या है। ये 2 टाइप्स के होते हैं लैरिंजियल कार्टिलेज। एक तो हाइलिन कार्टिलेज होता है, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हमारे कार्टिलेज हैं किससे बने हुए हैं। जो थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, बेसल पार्ट ऑफ एरिथ्रोइड कार्टिलेज है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्टिलेज है लैरिंक्स की, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, और ये जो 20 ईयर्स ऑफ द एज है यहाँ पे ये ऑसिफाइड हो जाते हैं, और रेडियोग्राफ में हम इसको देख सकते हैं, एक्सरे में हमें ये दिखाई देते हैं। दूसरा है अपाइसेस ऑफ एरिथ्रोइड कार्टिलेज। यहाँ पे हमने देखा कि एरिथ्रोइड कार्टिलेज का जो बेसल पार्ट है यही एक ऐसा कार्टिलेज है जो हाइलिन कार्टिलेज से भी बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। उसका जो बेसल पार्ट है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, और जो ऊपर का पोर्शन है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है।
तो एरिथ्रोइड कार्टिलेज का जो ऊपर का पोर्शन है अपेक्स जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे जो कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिक कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं और ओसिफाई नहीं करते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज दोनों ही ओसिफाई एंड अनओसिफाई करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जॉइंट की, तो किस तरीके जॉइंट फॉर्मेशन होते हैं। क्योंकि हमारे पास कार्टिलेज बहुत है, आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं जिसको हम जॉइंट बोलते हैं। अगर क्रिकोइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज के बीच में आर्टिकुलेशन होता है तो वहाँ पे एक जॉइंट फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं क्रिकोथायराइड जॉइंट। एंड अगर क्रिकोइड कार्टिलेज एंड अरिथ्मोइड कार्टिलेज आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं आपस में, तो वहाँ पे एक जॉइंट होता है क्रिकोअरिथ्मोइड जॉइंट। एंड अरिथ्मोकॉर्निकुलेट जॉइंट जो ऊपर की तरफ जो कार्टिलेज होते हैं आपस में जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं अरिथ्मोकॉर्निकुलेट जॉइंट्स। सबसे पहले हम क्रिकोथायराइड जॉइंट की बात करते हैं। जॉइंट्स में यहाँ पे इम्पोर्टेंस मूवमेंट किस तरीका है मूवमेंट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्लेन सिनोवियल जॉइंट होते हैं थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में, और यहाँ से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंटर करती है लैरिंग से, जो कि इस जॉइंट के बिल्कुल ही पास से गुजरती है। जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है जो लैरिंग्स में एंटर करती है, जो इस जॉइंट के बिल्कुल पास से गुजरते हुए लैरिंग्स में एंटर करती है। तो क्रिकोथायराइड जॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स है वो रोटेटरी मूवमेंट है एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट है। तो हम एक बार देख रहे हैं, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज एंड दिस इज द क्रिकोइड कार्टिलेज, जो किस तरीके से इनके इंफीरियर हॉर्न से और यहाँ पे जो फेसेट है इसे आर्टिकुलेट करते हैं और एक जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं क्रिकोथायराइड कार्टिलेज जॉइंट। अब यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वहाँ पे एक ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, यहाँ पे एक रोटेटरी मूवमेंट होता है। जो रोटेटरी मूवमेंट होता है जिसमें जो प्रिको कार्टिलेज है जिसका जो इंफीरियर जो कॉर्न है थायराइड कार्टिलेज के अराउंड एक ट्रांसवर्स एक्सिस में मूवमेंट करता है, जिससे which passes transversely through both cricothyroid joints। जो एक ट्रांसवर्स एक्सिस है यहाँ पे, तो जो ट्रांसवर्सली थ्रू बोथ क्रिकोथायराइड जॉइंट्स, तो जो एक्सिस यहाँ पे एक बनता है दोनों जो कार्टिलेज के बीच में जो दोनों को पास करता है क्रिकोथायराइड जॉइंट्स को, तो ये ट्रांसवर्सली मूवमेंट करती है। रोटेटरी मूवमेंट का मतलब इस तरीके से अगर हम देखें तो ये मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट करेगी। ये ट्रांसवर्सली एक एक्सिस फॉर्मेशन करती है जो दोनों को काटती हुई जाती है, और ये जो मूवमेंट होगी इस तरीके से मूवमेंट करेगी। दूसरा है ग्लाइडिंग मूवमेंट, इसमें जो क्रिकोइड ग्लाइड्स टू ए लिमिटेड एक्सटेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन होता है थायराइड कॉर्न। तो यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा, ये ग्लाइड करेगी ऊपर नीचे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगी। दूसरा हमारा जो जॉइंट है वो है क्रिकोएरिथ्मोइड जॉइंट। ये टाइनी प्लेन सिनोवियल जॉइंट है जो बेस ऑफ द एरिथ्मोइड एंड लेटरल पार्ट ऑफ द अपर पोर्ट ऑफ द लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये जो जॉइंट फॉर्मेशन होता है ये एरिथ्मोइड का जो बेस है उससे, और जो क्रिकोइड कार्टिलेज का जो अपर बोर्ड है उसके लेटरल पार्ट से ये जो जॉइंट फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे भी टू टाइप के मूवमेंट फॉर्मेशन होते हैं, वो सेम रोटेटरी मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो रोटेटरी मूवमेंट होता है जिसमें अरिथ्मोइड कार्टिलेज मूव अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, thus abducting and adducting the vocal cords। तो यहाँ पे मूवमेंट होता है अरिथ्मोइड कार्टिलेज का, हम देख पा रहे हैं कि एक बार इस तरीके से आ रही है और एक बार इस तरीके से जा रही है। तो जो वोकल जो कॉर्ड है तो ये एक बार पास में आ रहे हैं और दूसरे मूवमेंट में ये दोनों टूट जा रहे हैं। तो ये वर्टिकल एक्सिस पे मूवमेंट करती है इस तरीके से। दूसरा है ग्लाइडिंग मूवमेंट, इन विच वन अरिथ्मोइड ग्लाइड्स टुवर्ड्स आइदर and away from it, thus closing and opening the posterior part of the glottis। तो जो वैसे ही ग्लाइडिंग मूवमेंट है जिसमें जो मूवमेंट होता है ये इसमें जो ग्लोटिस फॉर्मेशन होता है इसमें ये जो पीछे का पोर्शन है ये ज़्यादा हो सकता है, ये ओपन कर सकती है एंड क्लोज कर सकती है।
तो यहाँ पे ग्लोटिस फॉर्मेशन होता है, ये ग्लोटिस है यहाँ पे, तो हम पोस्टीरियर पार्ट में क्लोज हो सकती है और बंद हो सकती है। अरिथ्नोकॉर्निकुलेट जॉइंट, ये सिनोवियल जॉइंट है जो एरिथ्नॉइड एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के बीच में बनती है। इनका कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि कोई फंक्शन में इतना कोई अपना योगदान नहीं देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज किस तरह से फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, तो ये अरिथ्नोइड कार्टिलेज इससे फॉर्म करती है एक जॉइंट, और यहाँ पे अरिथ्नोकॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, ये अरिथ्नोइड जो कार्टिलेज है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से अपना ये एक जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है और ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है। अब हम लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन की बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है लैरिंक्स का, बहुत सारे लिगामेंट से, मेम्ब्रेन से, मसल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें हम लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो इसमें जो लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज थायरोहायोइड एंड क्रिकोथायरॉइड एंड क्वाड्रेंगुलर एंड क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन्स है। ये दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है जो इनर ट्यूब बना हुआ होता है लैरिंजियल कैविटी में, जो फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू का बना हुआ होता है इनर ट्यूब, तो अगर इसके अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तब तो हम बोलेंगे इंटेंसिव, और यही स्ट्रक्चर्स अगर इसके इनर ट्यूब के बाहर होते हैं तब हम बोलेंगे एक्सटेंसिव। तो जो एक्सटेंसिव का जो मेम्ब्रेन्स एंड लिगामेंट्स हैं वो थायरोहायोइड एंड क्रिकोट्रेकियल एंड थायरोएपिग्लोटिक एंड हायोएपिग्लोटिक एंड क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट्स, ये एक्सटेंसिव होते हैं। इसका मतलब जो लैरिंजियल इनलेट है उसके बाहर की तरफ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन एंड लिगामेंट। Thyrohyoid membrane extends from the upper border of the thyroid cartilage to the upper border of the hyoid bone. तो ये एक्सटेंड करते हैं थायराइड कार्टिलेज से ये हाइड बोन की तरफ। तो इस तरीके से जो थायराइड मेम्ब्रेन एंड लिगामेंट है, जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड करती है हाइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज के बीच में, और ये इसका जो ascends करती है ये concave posterior surface of the hyoid bone, and between the posterior aspect of the hyoid and membranes lies the subhyoid bursa। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हाइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन ये है जिसको हम थायरोहायोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हाइड बोन है, तो दोनों हाइड बोन एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के बीच में सब हायोइड बर्सा इसमें सिचुएटेड होती है। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेन का मीडियन एंड लेटरल पार्ट होता है वहाँ पे थिकन हो जाती है एंड फॉर्म करती है मीडियन एंड लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट्स। ये जो मेम्ब्रेन है ये थिकन होती है मीडियन एंड लेटरल साइड में, फिर ये फॉर्मेशन करती है मीडियन एंड लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट। The lateral thyrohyoid ligament on each side contains small nodules of elastic cartilage that is called cartilagotriticea. The thyroid membrane is pierced on either side by the internal laryngeal nerve and superior laryngeal vessels. तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये दोनों ही साइड पे laryngeal nerve and laryngeal vessels है, इससे ये pierce होती है। अब नाम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। ये लिगामेंट होता है क्रिकोइड एंड ट्रेकिया, जो रिंग है बस ट्रेकियल रिंग, उसके बीच में एक लिगामेंट फॉर्मेशन होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट, इसमें हमने देखा है थायराइड कार्टिलेज जो होता है उसके पीछे के पोस्टीरियर जो सरफेस होता है यहाँ पे एपिग्लोटिक जो कार्टिलेज होता है एक लिगामेंट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट। ऐसे ही हायोएपिग्लोटिक लिगामेंट जो हायोइड बोन से एपिग्लोटिक जो कार्टिलेज है दोनों अगर कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हायोएपिग्लोटिक लिगामेंट। ऐसे ही क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, अगर कोई कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज के बीच में अगर कोई कनेक्शन है वो है लिगामेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड क्रिकोथायरॉइड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास थायरोहाइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे, एंड ये थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट है हमारे पास, एंड यहाँ पे हमारे पास जो क्रिकोइड कार्टिलेज है हमारे पास, और यहाँ पे जो थायराइड का यहाँ पे हमें इसको फॉर्मेशन में पिक्चर में हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये सेजिटल सेक्शन है, लेकिन हमें अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो हमें शो करेगा कि थायरोक्रिकोइड जो
कार्टिलेज हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, जो थायरॉइड एंड कार्टिलेज, जो क्रिकोइड कार्टिलेज है और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज द क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। अब इन इंटेंसिक जो लिगामेंट्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि अंदर की तरफ होते हैं, इनर ट्यूब होता है लैरिंजियल कैविटी, एंड सबसे पहले इसमें है जो फाइब्रोइलास्टिक ट्यूब है, जो लैरिंजियल इनलेट की जो कैविटी है, जिसमें जो इनर ट्यूब होती है जो फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू से बनी हुई होती है। यहाँ पे इस साइड में 2 साइनसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनस ऑफ द लैरिंक्स, और हमने इसको इसके बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस कैविटी को। और जो ऊपर की कैविटी होती है साइनस की, जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट्स एंड या क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और जो पीछे का जो पार्ट होता है साइनस के नीचे, जिसको हम बोलते हैं क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन और द कॉनस इलास्टिकस। अब क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन होता है जो एक्सटेंड करता है अपवर्ड एंड मीडियम फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज. Its upper edges are attached anteriorly to the posterior surface of the thyroid cartilage and posteriorly to the vocal process of the ethmoid cartilage. जो क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है, जो एक्सटेंड करता है ऊपर की तरफ एंड मीडियली, और जो फ्रॉम द आर्च होता है क्रिकोइड कार्टिलेज, इसका अपर एज फ्री होता है, और ये एंटीरियरली ये पोस्टीरियर सरफेस से जुड़ा होता है थायरॉइड कार्टिलेज के, एंड जो एरिथ्मिक कार्टिलेज है उसके वोकल प्रोसेस से पोस्टीरियरली जुड़ा हुआ होता है। स्लाइटली थिकन होकर फॉर्मेशन करती है वोकल लिगामेंट की, और जो फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर दिस लिगामेंट फॉर्म द वोकल। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये वोकल लिगामेंट फॉर्मेशन करती है, क्योंकि थायरॉइड जो लिगामेंट है यहाँ पे थिकन होकर वोकल लिगामेंट फॉर्मेशन करती है। जो पीछे की तरफ जो हम आगे देखते हैं, जो इसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज की जो एंटीरियरली ये इससे जुड़ी हुई होती है थायरॉइड कार्टिलेज के पीछे से, और ये जो वोकल प्रोसेस है उससे जुड़ा हुआ होता है इसको वोकल लिगामेंट, और इसके ऊपर जो म्यूकस जो लेयर होता है, जो म्यूकस को उसको बोलते हैं हम वोकल फोल्ड। अब बात करते हैं वोकल लिगामेंट की। ये बना हुआ होता है येलो इलास्टिक टिश्यू एंड एक्सटेंड करता है एंटीरो पोस्टीरियरली फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज टू द वोकल प्रोसेस ऑफ द एरेक्नोइड कार्टिलेज। तो हम वोकल लिगामेंट हमने देख चुके हैं, ये थिकंड होकर बनाता है क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन होता है, जो दोनों को ये थिकंड होकर वोकल लिगामेंट बनाता है, और इसका एक्सटेंशन होता है थायरॉइड कार्टिलेज से वोकल प्रोसेस ऑफ एरेक्नोइड कार्टिलेज। और उसके बाद में है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये एक्सटेंड करता है साइड्स ऑफ द एपिग्लोटिस टू द एरिथ्मोइड cartilage, and its lower edge is free and attached anteriorly to the posterior surface of the thyroid cartilage and posteriorly to the lateral surface of the arytenoid cartilage. Its lower edge is thickened to form the vestibular ligament. तो जो कार्डियोंगुलर मेम्ब्रेन है ये सेम जो पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होती है थायरॉइड कार्टिलेज में, एंड जो पोस्टीरियरली अटैच होती है एथनोइड कार्टिलेज से, और यहाँ पे इसके एजेस फिर से थिकन होकर बनाते हैं वेस्टिबुलर लिगामेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच्ड होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है कार्डियोंगुलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज के पीछे के साइड से जुड़ी हुई होती है, और ये एरिथ्मोइड कार्टिलेज के लेटरल पार्ट से जुड़ी हुई होती है, और ये थिकन जो इसका एजेस है थिकन होकर बनाते हैं वेस्टिबुलर लिगामेंट। वेस्टिबुलर लिगामेंट ये भी फाइबर टिश्यू से बना होता है, एक्सटेंशन करता है ये एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज टू द लेटरल सरफेस ऑफ द एथनोइड कार्टिलेज। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे, और ये बनी हुई होती है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, उसकी जो एजेस हैं वो थिकन होकर ही वेस्टिबुलर लिगामेंट बनाते हैं। इनका एक्सटेंशन भी थायरॉइड कार्टिलेज एंड जो एथनोइड कार्टिलेज है उसके बीच तक होता है। अब हम ये हमारा पार्ट यहीं तक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ द larynx. And if you have any query, please inform me by writing it in comment box, and it will be resolved very soon. Thank you so much.